अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राउंड वन डे 5 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ ईयर 2025 के। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की सेपरेट वीडियोस मैंने जो है वो की हैं और आज लास्ट डे था राउंड 1 का डे 5 का संडे। तो इसके भी कुछ एमसीक्यूज मुझे पता लगे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये तमाम एमसीक्यूज राउंड 2 में जो स्टूडेंट्स अपनी फुल तैयारी के साथ आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि राउंड 1 तो समझ जाए एक तरह से ट्राई बॉल की तरह आपके लिए है कि आपने ट्राई कर लिया और आपको पता लग गया किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि पास्ट पेपर से एमसीक्यूज जो है वो 100% हमारे पास बन रहे हैं और ख़ास तौर पे इन 4 डेज़ में जो मैंने पास्ट पेपर्स निकाले हैं तो वो काफ़ी सारा न्यू क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चंस इससे पहले मिसिंग थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और अगर आपको ऑथेंटिक पास पेपर्स रिक्वायर है एनईडी यूनिवर्सिटी के, उसके पीडीएफ तो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 0300-215-2272। इस पर व्हाट्सएप करें तो मैं विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको तमाम सब्जेक्ट्स के ऑथेंटिक पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तमाम ईयर्स के। तो इस वजह से ये जो सारे लेक्चर्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ डेली बेसिस पर, इनके भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इसमें हमारे पास केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर जो है वो लगभग आई थिंक मुझे आज पता लगे हैं 36 एमसीक्यूज, सॉरी 38 एमसीक्यूज, और इंग्लिश के हमारे पास जस्ट 7 एमसीक्यूज मुझे पता लगे। इंग्लिश के एमसीक्यूज थोड़े कम पता लगते हैं और आपको पता है इंग्लिश से मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, चूँकि जो मेरे स्टूडेंट सीएस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, तो वो जस्ट इंग्लिश के लेक्चर्स मेरे वॉच करते हैं, तो वो इन लेक्चर्स को देखकर इंग्लिश की तैयारी अपनी कर लें। तो इसमें से भी कुछ रिपीटेड हैं जो आपको लग रहा होगा कि मैंने पुरानी वीडियोस में बनाए हैं, लेकिन इतनी सारी वीडियोस मैंने एनईडी पास पेपर की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं कि मुझे ख़ास याद नहीं है कि कोई एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे हल्का सा भी शुबा होता है कि यार ये एमसीक्यूज़ शायद नया है, तो मैं उसको जो है वो आपको वीडियो में सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है सिनोनियम ऑफ परपेचुअल। परपेचुअल का सिनोनियम पूछा गया आज। तो परपेचुअल का मतलब होता है दायमी या कोई चीज़ जो हमेशा रहने वाली हो। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। लीजरली नहीं होगा, लीजरली का मतलब तो होता है फरागत, जबकि रिदमिक भी नहीं होगा। रिदमिक का मतलब होता है रेगुलरिटी के साथ। ठीक है, बाकायदगी से अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं रिदमिक। सेकंड है हिज स्पीच मूव्ड अस डैश टीयर्स। उसकी स्पीच जो थी हम सबको रुला गई, तो ये हो जाएगा मूव्ड अस इनटू टीयर्स। मूव्ड अस के साथ हमारे पास जो प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा इनटू। थर्ड है द ऑडियंस डैश द स्पीकर विद अ थंडरस अप्लाउस। तो ऑडियंस ने जो स्पीकर है उसका इस्तकबाल किया, बड़े धमाका खेज तालियों के साथ उसका इस्तकबाल किया गया, तो ये ग्रीटेड होगा। ग्रीटेड का मतलब होता है इस्तकबाल किया। ठीक है, इसका मतलब होता है इस्तकबाल किया। तो ऑडियंस ने इस्तकबाल किया, ग्रीटेड द स्पीकर विद अ थंडरस अप्लॉस। इसके बाद एमसीक्यूज 4 है ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड डैश टू बी असिस्टेंस। तो ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फोर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके साथ लगेगा द फोर्थ। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फोर्थ टू बी असिस्टेंस। द फोर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है सिनोनियम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है सीरीन, मतलब सकून हम कह सकते हैं, सकून, आसूदगी, दैट इज सीरीन। MCQs number 6 after the assassination attempt, President Stockton suggested that he dash some rest. तो assassination attempt के बाद प्रेसिडेंट के डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ही टेक नहीं होगा, चूंकि सजेस्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो टेक नहीं होगा और टुक भी नहीं होगा आफ्टर द assassination attempt। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास आ जाएगा वुड टेक, कि ही वुड टेक सम रेस्ट, कि उसको लेना चाहिए थोड़ा सा आराम या थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वुड टेक यहाँ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लास्ट एमसीक्यूज है इंग्लिश का, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द डैश हु ट्रेसपास्ड। पुलिस ढूंढ रही है उस इंट्रूडर को। इंट्रूडर मतलब जो किसी ऐसी जगह में दाखिल हो जाते हैं जहाँ जाने की इजाज़त ना हो।
तो मदाखलत करने वाला, तो इंट्रूडर हु ट्रेसपास्ड इसका आंसर होगा। तो बेटा इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो हमने देख लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। केमिस्ट्री में फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल देन इट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास कहलाता है वुड्स रिएक्शन। इसका डायरेक्ट आंसर देख लें तो ये बड़ा आसान रिएक्शन होता है कि जब भी हम ये ओल्ड, लेकिन ये जो रिएक्शन हमारे पास है ओल्ड कोर्स का है, न्यू कोर्स का नहीं है, कि जब RX का रिएक्शन सोडियम मेटल से हम करेंगे सो इट विल बी फॉर्मिंग R जो है वो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, डबल हो जाएगा और साथ में NX बन जाएगा। तो एक तरह से हम अल्केन बनेगा, लेकिन ये अल्केन हमारे पास जो है डबल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन होगा जो इनिशियली लिया गया होगा, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है, साइंटिस्ट के नेम पर है। क्वेश्चन 2 है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रीजन देन इट प्रोड्यूसेस डैश। तो देखो अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल ROH होता है, इसका रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन से करेंगे RMgX से करेंगे तो सूरत में हमारे पास क्या होगा कि अल्काइल हमारे पास एक अल्केन बनेगा और साथ में Mg एक तरफ, X एक तरफ और हमारे पास जो है वो सॉरी R हमारे पास अल्केन बनेगा ना, ठीक है, बल्कि Mg के साथ OR अलग हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आंसर हो गया अल्केन। ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस से भी अल्केन बनता है और अगर हम उसको रिएक्शन कराएंगे उसका अल्कोहल के साथ तो भी हमारे पास अल्केन ही बनता है। क्वेश्चन 3 है हेलोफॉर्म रिएक्शन डज नॉट डिस्टिंग्विश डैश। हेलोफॉर्म से मुराद यहाँ पर क्या है? तो हेलोफॉर्म से मुराद, जैसे कि इससे पहले भी कई बार मैंने ये एमसीक्यूज आपको कराया है, इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। और आयोडोफॉर्म हमारे पास क्या होता है, जैसे CHI3 और CHI3 के हमारे पास किस कलर के क्रिस्टल्स होते हैं? तो हमारे पास इसके जो है वो बेटा येलो क्रिस्टल्स होते हैं, पीले रंग के इसके क्रिस्टल्स होते हैं आयोडोफॉर्म के। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये दो चीज़ों का पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब ये पॉजिटिव टेस्ट उस वक्त देता है कि अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर एक असाइल ग्रुप मौजूद है CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप मौजूद है, या फिर अगर आपके पास CH3COH ये वाला ग्रुप अगर आपके पास मौजूद है, तो इस दो सूरतों में ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। तो ये किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता? एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड को ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। एसिटाल्डिहाइड टू एल्डिहाइड तो ये डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड से मुराद यहाँ पर अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं तो और उसको एसिटाल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना चाहिए तो फिर ये कर देगा। एसिटाल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा जबकि एल्डिहाइड नहीं देगा, तो ये तो आंसर नहीं है। कीटोन और एल्डिहाइड, चूँकि फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी कर सकता है, चूँकि फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है कि ये नेगेटिव टेस्ट देगा जबकि कीटोन सारे उनमें असाइल ग्रुप मौजूद हो सकता है, तो बी नहीं। इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में, इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, तो इथेनॉल होता है CH3, उसके बाद COH और यहाँ पर हम H2 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रुप आ रहा है, जबकि मिथेनॉल में ये ग्रुप नहीं आता, तो इसके बीच में हमारे पास ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। मिथेनॉल में नेगेटिव टेस्ट देगा जबकि इथेनॉल में पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, इथेनॉल टू रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल। अब इथेनॉल में क्या होता है हमारे पास? ये CH3COH ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो उनमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर H और H तो होगा। अब चूंकि प्राइमरी अल्कोहल की बात की जा रही है, अल्फा कार्बन की तरफ रेडिकल है, तो यहाँ पर CH3 के बजाय बाकी कोई और सा ग्रुप होगा जो कि इसको हम लोग जो है वो डिस्टिंग्विश, अच्छा इससे भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इथेनॉल का बाकी रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल से। तो बेटा डिस्टिंग्विश तो बेटा इसके अंदर भी हो ही रहा है, ये इथेनॉल टू रिमेनिंग प्राइमरी अल्कोहल में, तो इथेनॉल टू मिथेनॉल को भी डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं इसके अंदर है, बिल्कुल। कीटोन एल्डिहाइड को भी कर सकते हैं अगर एल्डिहाइड हमारा फॉर्म एल्डिहाइड हो तो, और एसिड एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड। अब यहाँ पर ऑप्शंस में इश्यूज है ना, शायद जो ऑप्शंस बताए गए हैं वो करेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये थर्ड जो है वो उसमें कन्फ्यूजन हमारे पास रहेगी थर्ड क्वेश्चन में। तो अगर कोई करेक्ट ऑप्शंस आते हैं तो फिर हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन 4 है सेल्यूलोज इज अ डैश फाइबर। अब सेल्यूलोज कौन सा फाइबर है? ये जो है वो हमारे पास वेजिटेबल फाइबर है, चूँकि सेल्यूलोज हमारे पास किस में होता है भाई? कॉटन में होता है, तो कॉटन भी वेजिटेबल फाइबर है। क्वेश्चन 5 है NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। NaOH दो प्रोसेस से बनाया जाता है, कास्टनर कैलनर सेल से
और नेल्सन सेल्स हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट विच वन इज करेक्ट। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जब कन्फिग्रेशन करते हैं तो वैसे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1। ये उस वक्त होता है जब कार्बन हमारा ग्राउंड स्टेट पे होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s के एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz पर चला जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है वो ये हो जाता है कि 2px1 2py1 2pz पर भी बना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्ट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड डैश। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो है वो डेफिनेशन है। क्वेश्चन 10 है, कलर ऑफ ग्लास इज इम्पार्टेड बाय द एडिशन ऑफ डैश। तो इसका आंसर होगा बेटा मेटल ऑक्साइड। तो कि ग्लास में जब कलर आता है तो मुख्तलिफ ऑक्साइड की वजह से आता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये अलग अलग कलर्स देते हैं ग्लास को। 11 है, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल। कौन सा अल्कली मेटल या 1A ग्रुप का कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दुनिया में। तो सोडियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है दुनिया में, क्योंकि आप जानते हैं कि NaCl के बहुत बड़ी मिकदार दुनिया में मौजूद है। क्वेश्चन 12 है, इफ Kc इज इक्वल टू 10 की पावर -4 देन डैश। अब Kc बराबर किसकी होता है बेटा, Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है और रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत बिग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह का आंसर कोई इसका होगा। क्वेश्चन 13 जो है ना, अब ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट टाइम मुझे ये सवाल पता लगा है और ये आते भी रहे लेकिन स्टूडेंट्स ने इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज एक स्टूडेंट ने मुझे ठीक तरह से बताया कि कौन सा क्वेश्चन है। ये हाफ लाइफ वाला एक सवाल, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हाफ लाइफ वाला सवाल आया था हमारा, तो वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल 1/20th ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 6.931 डेज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितने दिन के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 1/20 बचेगा अगर हाफ लाइफ एलिमेंट का 6.931 डेज है, और ये अलग अलग ऑप्शन हमें दिए गए। अब देखें, ये तो इंटरनेट से उठाया सवाल है, जो कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है दिस इज आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हाफ लाइफ का कोई डिस्कशन नहीं हुई हुई है और ये केमिस्ट्री के पोर्शन में ही आया हुआ है। तो उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला लगता है कि N = n0 e⁻⁻⁰ तो n से मुराद यहाँ पर हमारे पास वो अमाउंट है जो बची हुई है और n0 हमारे पास वो जो इनिशियल अमाउंट है जो स्टार्टिंग में है। ई तो हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद -∆t, डेल्टा तो वेव लेंथ हो गई या सॉरी हाफ लाइफ हो गई, और टी जो हमारे पास हो गया वो हमारे पास टाइम हो गया। तो n हमारे पास कितना है कि कह रहे कि 1/20 बचा हुआ है ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो हमने n को 1/20 n0 ले लिया, फिर ये n0 से n0 कैंसिल हो गया। उसके बाद जब हम इसको रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने पर ये 20 ऊपर आ गया और यहाँ माइनस से पावर इसमें प्लस हो गई, e⁻∆t हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पावर को हमें t मालूम करना है, तो यहाँ से हम इसको पावर को बेस में कन्वर्ट करना है। हमने दोनों तरफ log e ले लिया, तो लेफ्ट साइड पे भी log e 20 हो गया, फिर राइट साइड पे log e∆t हो गया, ठीक है। तो यहाँ log e से ये e कैंसिल हो गया, तो ये ∆t हमारे पास स्टार्ट में आ गया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी रूल के लिहाज से लॉगरिथम की। तो log e20 बराबर हो गया लैम्डा t के, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने लैम्डा क्या किया कि लैम्डा हमने t हमने एक तरफ कर लिया, तो लैम्डा यहाँ पर जाकर हमारे पास डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर लैम्डा जो है, लैम्डा को अब लैम्डा हमारे पास नहीं है क्योंकि हाफ लाइफ, अच्छा हाफ लाइफ हमारे पास गिवन है। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टी हाफ बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज चूँकि 6.931 डेज है, तो 0.6931 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या किया, लैम्डा को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.96 डेज। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसकी यहाँ पर सोल्यूशन देख लें किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल लें, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन 14 है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 100 ग्राम ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन एक है ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है जो कि आज 5th डे में भी बच्चों के पास आया है। तो कह रहे हैं कि कितना अमाउंट हीट का रिलीज होगा जब 100 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल होगा। स्पेसिफिक हीट का ये न्यूमेरिकल हमारे पास आया है। तो मास ऑफ वाटर 100 ग्राम मतलब 0.1 kg दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और स्पेसिफिक हीट हमें पता है वाटर की 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी मालूम कर लेंगे। डेल्टा टी TF माइनस TI हो जाएगा, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस आ गया। और उसके बाद हीट का फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास 4186 जूल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 4186 जूल, जो ऑप्शंस में आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 है इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन विल मूव इन ईदर डायरेक्शन टू अंडू द स्ट्रेस इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो और उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके उस स्ट्रेस को ख़त्म करेगी, अंडू करेगी। नंबर 16 है आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। तो आर्हीनियस इक्वेशन बेटा आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशन पूरी है K इक्वल टू A डॉट E पावर माइनस का E एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, तो ये हमारे पास कहलाती है आर्हीनियस इक्वेशन। इसकी करेक्ट फॉर्म आप याद रख लें। अगर ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, तो ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आर्हीनियस इक्वेशन आपका आउट ऑफ कोर्स है लेकिन NED में आता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर इट। क्वेश्चन 17 है आयोडीन है जो कि गैसियस स्टेट में, जो कि I2 है, ये जो आयोडीन एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो रही है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हीट एनर्जी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन का मॉलिक्यूल एटॉमिक आयोडीन में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन 18 है द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब देखो Fe है, फिर सल्फेट SO4 होता है, फेरिक का हो गया +3 और सल्फेट हो गया -2। वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे हो जाएगा Fe2SO4 होल 3। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा फेरिक सल्फेट का। क्वेश्चन 19 है वाटर हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट विच टेम्परेचर। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट रहेगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इन चारों में से। क्वेश्चन 20 है कैल्सेरियस मटेरियल्स आर डैश। तो वो कैल्सेरियस मटेरियल कौन से होते हैं जिसकी में हमारे पास जिसका फॉर्मूला CaSO3 होता है। अब लाइम स्टोन हो गया, आपका चूने का पत्थर मार्बल हो गया, संगमरमर चौक हो गया, इन तीनों का फॉर्मूला ही CaCO3 होता है। तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कैल्सेरियस मटेरियल। 21 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3। कह रहे किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पर मौजूद होगा। इसके मतलब हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड पीरियड में वाक़ है। अब थर्ड पीरियड में देखो सिलिकॉन सेकंड पीरियड में है, सॉरी सिलिकॉन थर्ड पीरियड में, बेरिलियम सेकंड में, ऑक्सीजन सेकंड में, नियॉन सेकंड में। तो सिलिकॉन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया डायरेक्टली। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो BH3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चूंकि इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी है, इससे पहले भी MCQs आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म। जब कोई रिएक्शन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बन रहा होता है, जैसे कि जिंक का रिएक्शन अगर हमने HCl से कर दिया, अब यहाँ पर ये बनेगा बेटा ZnCl2 और साथ में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है या फिर इसी को हम लोग कहते हैं न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। इसको आप चाहे तो नेसेंट हाइड्रोजन कह लें, चाहे तो आप इसको कह लें न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। ये हाईली रिएक्टिव होता है और इसको लिखने का तरीका भी होता है कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। 24 है केमिकल प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स हैव सेम मासेस एंड सेम रेशियो ओबेस विच लॉ। तो ये लॉ 9 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। ये भी हमारे कोर्स से आउट है। इसको हम पढ़ा करते थे क्लास 9 की ओल्ड बुक में। आप लोगों ने तो 9 की न्यू बुक पढ़ी है, तो 9 की ओल्ड बुक में जो है बेटा ये टॉपिक था। 4 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की, उनमें से एक लॉ ये था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 25 है इन रिएक्शन दिस द रेट एक्सप्रेशन इज डैश। Kc एक्सप्रेशन इज डैश, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनानी है।
तो ये मैंने बना दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन लगेगा, हमें पता है केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। अब बेंजीन में ये तो सब जानते हैं कि 12 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 27 इन ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल एडिशन ऑफ हीट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी डैश। ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, बैकवर्ड मूव करेगा, ये ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 28 क्वेश्चन है अमाइनो एसिड्स आर डैश। तो अमाइनो एसिड बेटा एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों एम्फोटेरिक होते हैं? क्योंकि उसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है COOH और उसके साथ बेसिक ग्रुप भी होता है NH2। 29 में एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, यू नो इट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन 30 है C3H4 इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड। अब C3H4 जो है बेटा वो तो अब देख सकते हैं कि जनरल फार्मूला CnH2n-2 के फॉर्म में है। इसके मतलब कि हमारे पास ये क्या है, अल्काइन है। तो ऑप्शन में से दूसरा अल्काइन हमें ढूंढना था, तो इथाइन था ऑप्शन में, तो C2H2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है डैश स्टार्स मोस्ट सिमिलर। सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन होंगे? तो आपको पता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक एक ही ग्रुप से होता है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं लिथियम और पोटेशियम, ये दोनों का ताल्लुक ग्रुप 1 से है, दैट्स वाई ये सिमिलर है। 32 अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस। तो ये मैंने अभी तो स्टार्ट में बता दिया, वुड्स रिएक्शन एल्केन बनता है इसमें। 33 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट एक्सप्रेशन में जितने भी एक्सपोनेंट है उनको प्लस कर दिया जाए, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम रिएक्शन लिखते हैं A + B जो कि बन रहा हमारे पास C है, तो रेट एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा K आ जाएगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय A और B। अब ये 1 है पावर, ये 1 है पावर, तो 1 + 1 2 कर देंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है RX रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू प्रोड्यूस डैश। कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम KOH से कराएंगे और ये KOH अगर अल्कोहलिक होगा, सॉरी अल्कोहलिक नहीं एक्वस होगा, तो सूरत में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो अल्कोहल हमारे पास जनरेट होगा और साथ में KX बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्कोहल। 35 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर? हेवी वाटर होता है D2O। 36 है ग्राहम्स लॉ टेल्स अबाउट डैश। तो ग्राहम्स लॉ हमें बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में, और ये कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। 37 डैश क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स के थ्रू मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमारे पास बनते हैं, जैसे कि आइस वगैरह हो गया। और वैन डर वाल फोर्स से मुराद हमारे पास क्या है? दीज आर एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जो क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑथेंटिक। मतलब कौन सा प्रोसेस ठीक है? तो उनमें हो गया कि लिक्विड का सॉलिड बनना फ्रीजिंग, ये पहला वाली हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑथेंटिक या करेक्ट प्रोसीजर है। बाकी गैस का सॉलिड बनना सब्लिमेशन नहीं होता, डिपोजिशन होता है। सॉलिड का गैस बनना डिपोजिशन नहीं होता, सब्लिमेशन होती है, तो दैट्स व्हाई B और C नहीं होगा। तो बेटा ये सारे MCQs हमने देख लिए हैं, इसमें जो डे 5 के MCQs थे। अब देखें इन तमाम को राउंड 2 के लिए प्रैक्टिस करें। इसके बाद NED के लेक्चर्स में राउंड 2 में अगर कोई न्यू MCQs आते हैं तो उसके हवाले से डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चर्स डाले हैं वो तमाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे जो राउंड 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको NED के पास पेपर की PDFs रिक्वायर हैं अपने व्हाट्सएप पर, तो ये नंबर है मेरा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट तमाम पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक राउंड 2 के लिए। राउंड 1 के रिजल्ट जो है वो जल्द अज जल्द आपके पास आ जाएंगे और इंटरनेट के थ्रू आप उसको जो है वो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं जो रिज़ल्ट है आपका, ठीक है। और इसके बाद फिर फर्दर इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।